हेलो क्लास 12th के स्टूडेंट, आज हम लोग करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री का जो शॉर्ट आंसर टाइप है वो क्वेश्चन नंबर 20 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 21 से क्या है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट द प्रिंसिपल ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। मतलब कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके प्रिंसिपल को हम लोग को स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या स्टेप्स हैं इसमें। मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या हो जाएगा फॉर्मूला H2SO4। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है वो है कि सल्फर या फिर आयरन पायराइट और बर्न्ट इन एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब हम लोग या तो सल्फर को या फिर आयरन पायराइट को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग उसे बर्न करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम लोग सल्फर को बर्न करेंगे तो S+O2 क्या हो जाएगा SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। उसके बाद देखिए आयरन पायराइट से हम लोग कैसे बना सकते हैं सल्फर। तो ये कैसे बनेगा, आयरन पायराइट FeS2 होता है आयरन पायराइट का। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा FeS2 प्लस O2, ये क्या हो जाएगा Fe2O3 प्लस SO2। ठीक है, इससे भी क्या बन रहा है SO2 बन रहा है। अगर हम लोग इसे बैलेंस करिएगा तो इधर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 22 है, और इधर देखिए इधर कितना है, यहाँ है 16 6 22। ठीक है, इधर भी 22 है। ये मतलब पूरा क्या है, ये पूरा बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इसमें से ये दोनों क्या हो गए, पहले तो सल्फर हो गया इसका सोर्स SO2 का सोर्स, उसके बाद क्या हो गया आयरन पायराइट। ये दोनों सोर्स हैं किसका SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करने का। ठीक है, अब हम लोग का क्या हुआ SO2 फॉर्म हो चुका है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बन चुका है। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड का जो है अब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अब इसको बर्न करना है। तो इसको अगर हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करें तो ये कितना हो जाता है, ये बन जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो ये क्या बन जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इसमें एनर्जी रिलीज होता है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, और ये रिवर्सिबल है। फिर अगर हम लोग SO3 से SO2 और O2 बना सकते हैं। ठीक है, इससे कितना एनर्जी रिलीज होता है तो 46.98 kcal किलो। ठीक है, kcal किलो कैलोरी। समझ गए आप लोग, ये रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल है और एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक है। और आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट थर्ड स्टेप है उसमें क्या करते हैं, SO3 को हाईली कंसनट्रेटेड, ठीक है, हाईली कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या करते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं। कितना परसेंट है ये 98% है H2SO4। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है ओलियम। ये रहा ओलियम बनता है। ओलियम का क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो H2S2O7 क्या होता है H2S2O7। ठीक है, देखिए ये रिएक्शन कैसे हुआ SO2 प्लस H2SO4, तो इससे क्या बना H2S2O7 प्लस H2O। ठीक है, प्लस H2O बना। अब हम लोग इसको फिर से दोबारा इसमें पानी मिलाकर क्या बना सकते हैं 2H2SO4। तो ये हमारा जो है H2SO4 यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, ये थर्ड स्टेप तक ये पूरा H2SO4 हमारा बन जाता है। यही था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 21 का A नंबर। ठीक है, अब देखिए B नंबर में क्या है। B नंबर में कह रहा है कि राइट द रिएक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विथ ऑक्जेलिक एसिड। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन को क्या करना है, हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये है हमारा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और ये हो गया ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ये हो गया ऑक्जेलिक एसिड। तो इसको हम लोग जब रिएक्ट करेंगे ये दोनों को तो इससे बनेगा CO2 और Mn2। ठीक है, Mn2 प्लस H2O ये बनेगा। समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उसके बाद मैग्नीशियम बनेगा, उसके बाद वाटर बनेगा। किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा, ये होगा
KMnO4 के प्रेजेंस में, ठीक है, KMnO4 कैटलिस्ट के प्रेजेंस। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें है 2 पार्ट। पहले है ए नंबर। तो देखिए ए नंबर क्या है क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन है उसके लिए हम लोग को क्या करना है, रेट कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को डिराइव करना है, ठीक है। रेट कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसको डिराइव करना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो इसकी डिफिनीशन की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है दोज रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ द रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब इस रिएक्शन में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन का जो रेट है वो किसी एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है, किसी एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। अब देखिए कैसे हुआ, कोई ए नाम का कोई रिएक्टेंट है और वो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। अब देखिए इनिशियल में हम लोग मान लिए टी क्या था, हमारा टाइम 0 है, ठीक है। तो वो कितना क्वांटिटी में बना, वो ए क्वांटिटी में बना, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोडक्ट क्या था, उसमें 0 था, रिएक्टेंट क्या था, ए था, ठीक है। अब समय टी के बाद क्या हुआ कि उसका जो वो प्रोडक्ट बनने लगा, ठीक है। अगर हम लोग मान लीजिए कि आपका कोई मित्र है और आप हैं, आपके पास है पहले 1 रुपया, ठीक है। उसके बाद उसके पास 1 भी रुपया नहीं है, आपके दोस्त के पास 1 भी रुपया नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, उसे मान लीजिए आप लोग उसे आधा रुपया दे देते हैं। तो आधा दे दीजिएगा तो 1 माइनस आधा कर देंगे। वैसा ICM यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, वैसा ICM क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो टी समय के बाद क्या होता है, ये जो है ये प्रोडक्ट बनने लगता है। तो A माइनस एक्स और इधर क्या हो जाता है, ये x जो माइनस होकर इधर चला आता है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए फ्रॉम रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ का इक्वेशन क्या है, dx/dt बराबर k इंटू A माइनस एक्स, ठीक है। ये क्या है, रेट लॉ का इक्वेशन dx/dt बराबर k इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए इसको हम लोग करते हैं, अब ये जो A माइनस एक्स है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको उस साइड करके डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उस साइड आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाता है, ये हो जाता है dx/A माइनस एक्स। उसके बाद ये जो dt है ये k के साथ हो जाता है k इंटू dt, ठीक है। और देखिए अब हम लोग करते हैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको इंटीग्रेट हम लोग जब करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx/A माइनस एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू dt, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग dx/A माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग A माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, ये माइनस नेचुरल लॉग A माइनस एक्स। और इसका कीजिए k इंटू dt का, ये d और ये डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का अपोजिट है, ये दोनों कट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए kt प्लस c बच जाएगा। c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसे मान लीजिए आप लोग इक्वेशन 1। अब आगे देखते हैं, और आगे देखिए ये क्या हो जाता है, जब समय 0 था और x भी हमारा 0 था, ठीक है। पहला जो था, पहले में क्या हुआ था, समय 0 था, हमारा x भी 0 था, ठीक है। तो इसका जो मान है हम लोग ये इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ये देखिए इक्वेशन 1 है, यहाँ पर t का मान 0 पुट कीजिए और यहाँ पर a का मान क्या कीजिए पुट, सॉरी a का नहीं, x का मान क्या कीजिए 0। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग a माइनस 0 करेंगे तो ये ही हो जाएगा, और k इंटू 0 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a बराबर c, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 का जो मान आया उसको हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, ठीक है। c बराबर क्या था, देखिए c का मान, c बराबर क्या है, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a in a। अब देखिए हम लोग जब इसे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो हो जाएगा माइनस in a माइनस एक्स बराबर kt माइनस in a, ठीक है। माइनस in a क्या आया, k प्लस c था यहाँ पर, ठीक है। तो c के जगह पर क्या हो रहा है यहाँ पर माइनस in a, ठीक है। ये किसके कारण हुआ, ये इक्वेशन फर्स्ट से हुआ। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग इसको, ये जो माइनस in a है इसको हम लोग
क्या करते हैं, लेफ्ट साइड ले जाते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाता है, प्लस आई एन ए माइनस एक्स, और इधर क्या बच जाता है, के टी। ठीक है, इधर बचता है के टी। और देखिए उसके बाद देखिए क्या करना है हम लोग को, इस आई एन ए में से क्या करते हैं हम लोग, आई एन को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर लॉग ए माइनस लॉग बी रहेगा तो ये बराबर क्या आ जाता है, लॉग ए बाय बी। ठीक है, ये है लॉग का प्रॉपर्टी। यहाँ पर भी यही हुआ है, ये नेचुरल लॉग है। तो हम लोग आई एन हुआ तो ये क्या हो गया, ए बाय ए माइनस एक्स। ठीक है, ए माइनस एक्स हो गया, और इधर क्या बचता है, के टी। और आई एन मतलब नेचुरल लॉग का वैल्यू क्या होता है, 2.303 लॉग बेस 10। ठीक है, ये होता है लॉग 10 बेस 10। नेचुरल लॉग का क्या होता है वैल्यू, 2.303 लॉग 10 बेस 10। ठीक है, अब देखिए ये सब वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग पुट करेंगे इसमें तो ये क्या आ जाता है। अब देखिए ये के क्या हो जाएगा, के को इधर रखते हैं, उसके बाद टी को इधर भेज देते हैं। तो टी को इधर भेज दीजिए, पहले आई एन का वैल्यू रख दिए 2.303 लॉग 10 बेस 10 और ए बाय ए माइनस एक्स। ठीक है, ए बाय ए माइनस एक्स और बाय टी। तो ये हमारा जो इक्वेशन हो गया, ये क्या हो गया, यही है हमारा रेट लॉ इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, यही क्या है हमारा रेट लॉ इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसको हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से कर लिया है डेराइव। ठीक है, जहाँ पर ए क्या है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन और ए माइनस एक्स क्या है फाइनल कंसंट्रेशन। ये क्या है, रेट लॉ कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है ये फर्स्ट पार्ट। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का बी। तो इसमें देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे वीवीआई टिक मार लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में हम लोग को अंतर लिखना है। ठीक है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं पेज को 2 पार्ट में। उसके बाद दोनों का नाम लिख लीजिए, पहला में ऑस्मोसिस दे दीजिए, दूसरे में डिफ्यूजन। ठीक है, पहले तरफ क्या किया ऑस्मोसिस, दूसरे तरफ डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस का पहला पॉइंट लिखते हैं, इट इज़ लिमिटेड टू द लिक्विड मीडियम। मतलब कि ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस प्रोसेस ये सिर्फ लिक्विड में ही हो सकता है। ठीक है, लिक्विड में ही होगा ये गैस और सॉलिड में नहीं हो सकता। ठीक है, ये सिर्फ किस में होगा, लिक्विड में। जबकि क्या है डिफ्यूजन, क्या है डिफ्यूजन ओकर्स इन लिक्विड, गैस एंड इवन सॉलिड। ठीक है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो लिक्विड, सॉलिड, गैस सभी में हो सकता है, तीनों स्टेट में हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, रिक्वायर्स ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब इसको इस प्रोसेस को होने के लिए क्या चाहिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए। ठीक है, इस प्रोसेस को होने के लिए क्या चाहिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन जो हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस है उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रोसेस कंप्लीट होने में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है, किसमें, वो डिफ्यूजन में। और देखिए तीसरा पॉइंट क्या है ऑस्मोसिस का, तो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। मतलब वो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करते हैं जो कि सॉल्वेंट में डिजॉल्व हैं। ठीक है, सॉल्वेंट में जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व हैं उसके नंबर पर डिपेंड करता है कौन सा प्रोसेस, ऑस्मोसिस। लेकिन वेयर एज देखिए डिफ्यूजन क्या है, डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टिकल्स। डिफ्यूजन है जो है वो अदर पार्टिकल के, मतलब किसी दूसरे पार्टिकल के प्रेजेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, पॉइंट 3 तक क्लियर है आपका। अब देखिए पॉइंट जो 4 है वो क्या है, रिक्वायर्स वाटर फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मतलब इसमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के लिए। पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा उसके लिए क्या चाहिए हम लोग को, वाटर। और देखिए ये डिफ्यूजन में क्या होता है, डज नॉट रिक्वायर्स वाटर फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के लिए वाटर क्या कोई आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, वाटर का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये हो सकता है तीनों स्टेट में, लिक्विड, सॉलिड,
सॉलिड गैस, ठीक है। ये तीनों स्टेट में हो सकता है। अब 5वां पॉइंट देखते हैं, ये है फ्लो ऑफ पार्टिकल्स ओकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन। मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस में जो है फ्लो ऑफ पार्टिकल का फ्लो जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस की बात करें तो उसमें फ्लो ऑफ पार्टिकल्स ओकर इन ऑल डायरेक्शन, मतलब फ्लो ऑफ पार्टिकल जो है वो सभी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। कंप्लीट है ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अंतर। मैंने आप लोग को ये जो 5 पॉइंट लिखा है, अगर आप लोग ये भी लिख देते हैं तो आप लोग को फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अब है हमारा 23rd क्वेश्चन। इसमें क्या है, 23rd का पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन, मतलब इसमें हम लोग को रिएक्शन करवाना है, ठीक है। तो 23rd का ए का पहला नंबर क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मतलब मिथाइल ब्रोमाइड को इसके साथ रिएक्ट किया जाता है सोडियम के साथ, ठीक है। इसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या करना है, मिथाइल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ ट्रीट करना है। तो क्या होता है जब हम लोग इसे सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे, तो देखिए ये रहा हमारा रिएक्शन। तो CH3Br ये क्या हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड प्लस Na क्या हो गया, सोडियम। इसको ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कर रहे हैं ट्रीट इसका, ठीक है। तो ये बन जाता है CH3 इसको क्या कहते हैं हम लोग, इथेन, ठीक है। CH3 को क्या कहते हैं, इथेन। या फिर आप लोग इसको CH3 को लिख लीजिए C2H6, ठीक है। और देखिए प्लस NaBr मतलब सोडियम ब्रोमाइड बनता है। तो अगर हम लोग मिथाइल ब्रोमाइड और सोडियम का ट्रीटमेंट करें ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या क्या बनेगा, पहला तो इथेन बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। इस रिएक्शन को कर लीजिए बैलेंस। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 लगा दीजिए, CH2Br। इसमें कितने C हो जाएंगे, इसमें 2 C हो जाएंगे, यहाँ भी 2 C है। उसके बाद H कितने हो जाते हैं, 3 और 2, यहाँ पर 6 है। उसके बाद देखिए Br, एक Br है, Na यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। और Br यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। समझ गए ये रिएक्शन, मिथाइल ब्रोमाइड को कैसे करना है ट्रीट सोडियम के साथ। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, उर्ज रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग उर्ज रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि उर्ज नाम के साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को दिया था, ठीक है। उन्हीं ने इस रिएक्शन को प्रपोज किया। अब देखिए हमारा दूसरा क्या है रिएक्शन, उसमें कह रहा है कि इथाइल एसीटेट इज हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। मतलब इथाइल एसीटेट को हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या होता है जब हम लोग इथाइल एसीटेट को हाइड्रोलाइज करेंगे एसिड के प्रेजेंस में, तो व्हेन इथाइल एसीटेट इज हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड देन एसिटिक एसिड एंड इथाइल एल्कोहल फॉर्म। तो क्या क्या बनता है, एसिटिक एसिड और इथाइल एल्कोहल, ठीक है। ये हो जाता है हमारा एसिटिक एसिड और ये क्या हो जाता है, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये है इथाइल एसीटेट, ठीक है। इसके प्रेजेंस में कर रहे हैं NaOH, ये क्या है, एसिड है। तो क्या क्या बनता है हमारा, इस रिएक्शन को समझते हैं। पहले तो CH3COO2S5, ठीक है, प्लस NaOH को हम लोग रिएक्ट करते हैं, तो बनता क्या है, ये हीट कर रहे हैं हम लोग इसको, तो ये क्या बन जाता है, CH3COO Na प्लस C2S5OH, ठीक है। ये रिएक्शन जो है ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब हमारा है बी नंबर, 23rd का बी नंबर। इसमें है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड हुज IUPAC नेम्स आर एज फॉलोज, ठीक है। IUPAC नेम क्या है इसका, दिया हुआ है। इसका हम लोग को क्या करना है, स्ट्रक्चर निकालना है, स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, 2-ब्यूटेनॉल का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये इसका IUPAC नेम है 2-ब्यूटेनॉल। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ये CH3 CH2 फिर CH OH और CH3,
ठीक है। और दूसरा है हमारा NN डाइमिथाइल इथाइल एमाइड, ठीक है। क्या 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 है हमारा NN डाइमिथाइल इथाइल एमाइड। तो इसका क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, N हो जाएगा हमारा सेंट्रल एटम, उसके चारों तरफ क्या जोड़ दीजिए आप लोग, CH3, चारों तरफ नहीं सॉरी 3 तरफ से जोड़ दीजिए CH3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा NN डाइमिथाइल इथाइल एमाइड। तीसरा हमारा है 2-एमिनोटोल्यूइन, ठीक है। 2-एमिनोटोल्यूइन, टोल्यूइन क्या होता है, जब हम लोग बेंजीन में CH3 को जोड़ते हैं, बेंजीन रिंग में जब हम लोग CH3 को जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, टोल्यूइन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये रहा बेंजीन रिंग हमारा, इसमें क्या किया हम लोग, CH3 जोड़ दिए, उसके बाद NH2, ठीक है। NH2 ही क्या हो जाएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, 2-एमिनोटोल्यूइन, ठीक है। अब है हमारा 24th का A, ठीक है। 24th का A, इसमें क्या कह रहा है, एमोंग HF, HCl, HBr एंड HI विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये जो 4 हमारे पास क्या है कंपाउंड दिए हुए, उसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ये हम लोग को बताना है। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ये हमारा HI। HI इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। HI हैज़ लो थर्मल स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू HF, HCl एंड HBr। मतलब जो है इसका जो है थर्मल स्टेबिलिटी HF मतलब HF, HCl और HBr के कंपेरिजन में कम है, ठीक है। और I2 कैन रिलीज H एटम्स इजीली एज कम्पेयर टू HF, HCl एंड HBr टू रिड्यूस द अदर कंपाउंड। मतलब ये दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए H आयंस को, H एटम्स को क्या करते हैं, आसानी से रिलीज कर देते हैं, ठीक है। जबकि HF और HCl, HBr ऐसा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसी कारण से क्या है, इसका जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन, HI, ठीक है। अब B है, B जो है इसका 24th का B है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला रिएक्शन क्या है इसमें, C2H4 + O2, इसको हीट करना है तो हम लोग को क्या बन जाएगा, CO2 + H2O। इसको बैलेंस कर दीजिए, इधर कितने C2, इधर कितने कार्बन है, इधर 2 कार्बन है तो इधर भी 2 हो गया। और देखिए इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर करना होगा, यहाँ पर 2 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ 4, इधर है 4, इधर भी हो गया 4। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, आप लोग क्या कीजिए, यहाँ जो 2 था उससे काट दीजिए, ठीक है। यहाँ वाला 2 को कट कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ 2 लगा दीजिए। अब ये पूरा हो चुका है बैलेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, C2H4 को क्या कहते हैं, इथाइलिन, ठीक है। और दूसरा हमारा इक्वेशन क्या है, 4Al + 3O2। इसको हीट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 2Al2 + O2। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एलुमिना। क्या कहते हैं, Al2O3 को हम लोग क्या कहते हैं, एलुमिना। अब है स्टूडेंट्स हमारा 25 क्वेश्चन नंबर, इसमें भी है 2 पार्ट, ठीक है, A और B। तो A पार्ट में क्या करा है, व्हाट आर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, गिव 2 एग्जाम्पल। मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या होता है, उसके हम लोग को एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। पहले आइए हम लोग इसे डिफाइन करते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, केमिकल दैट स्वीटन फूड आर कॉल्ड आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कौन है, जो कि क्या करता है, केमिकल को, वैसा केमिकल जो हमारे फूड को मीठा कर देता है, स्वीटन, उसको क्या कहते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग क्या करता है, दे डू नॉट एड कैलोरीज टू आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी में कैलोरी ऐड नहीं करता है, ठीक है। ये हमारे बॉडी को कोई कैलोरी नहीं देता है, लेकिन दे डू नॉट हार्म आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी को हार्म भी नहीं करते हैं, ठीक है। स्वीटनिंग, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जो है वो हमारे बॉडी को हार्म भी नहीं करते हैं। इसके बाद 2 एग्जांपल लिखना है हम लोग को। तो देखिए ये क्या है, एपार्टेम, उसके बाद सेक्टेरिन, सुक्रोलोज एंड एलिटेन। ये सब, ये चारों क्या होंगे, ये चारों हो गए आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। आप लोग इसमें से कोई 2 लिख दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। अब है 25 का B नंबर, व्हाट आर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, गिव एग्जांपल ऑफ ईच टाइप।
मतलब इसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं उसको हम लोग को डिफाइन करना है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल भी लिखने हैं। तो पहला देखते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड। तो ये इसका डिफिनीशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, एमिनो एसिड विच कैन नॉट सिंथेसाइज एसिड इज नोन एज इसेंशियल एमिनो एसिड। वैसा एमिनो एसिड जो कि एसिड को सिंथेसाइज नहीं करता है, ठीक है, एसिड को सिंथेसाइज नहीं करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एमिनो एसिड। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? लाइसाइन, वेलाइन, ट्राइप्टोफैन, ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? लाइसाइन, वेलाइन, ट्राइप्टोफैन। अब है दूसरा नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। ये क्या हो जाएगा? एमिनो एसिड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी इज नोन एज नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। वैसा एमिनो एसिड जो हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। ये क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल अर्गेनाइन, ठीक है, टायरोसाइन एंड अदर 18 एमिनो एसिड। मतलब कुल 20 एमिनो एसिड हैं, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड हैं, ठीक है, उसमें से 2 ये रहे, ये क्या है? अर्गेनाइन और टायरोसाइन, ये दोनों हैं, और 18 और ही हैं, ठीक है। अब है स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या कह रहा है? व्हाट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हमें डिफाइन करना है। उसके बाद फाइंड द रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद क्या करना है हम लोग को? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, मतलब रिलेशन बताना है, ठीक है। तो पहले डिफाइन करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्या होता है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या हो जाएगा? जो सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है, वैसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो प्योर जो सॉल्वेंट है उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा, ठीक है। समझ गए आप लोग डिफिनीशन? एक बार मैं फिर से ये बोल देता हूँ कि जो हमारा क्या है? सॉल्यूशन है जिसमें कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और देखिए इसका इक्वेशन क्या हो रहा है? ये रहा इसका इक्वेशन, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस TB0, ठीक है, TB0। इसको क्या कहते हैं? डेल्टा टीबी को हम लोग क्या कहेंगे? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और टीबी को क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टीबी नोट, सॉरी ये टीबी नोट है, टीबी नोट को हम लोग क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। समझ गए? इसमें क्या था? बॉइलिंग पॉइंट जो था सॉल्यूशन का वो ग्रेटर था। ये रहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये ग्रेटर किससे होगा? प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से, मतलब टीबी नोट से ग्रेटर होगा टीबी। समझ गए? यहाँ पर क्या हो गया? टीबी ग्रेटर देन टीबी नोट। डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक है। डेल्टा टीबी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के। एम जहाँ पर क्या हो रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये एम क्या हो जाता है? नंबर ऑफ, यहाँ पर देखिए एम हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। और देखिए जब हम लोग डेल्टा टीवी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, तो हम लोग इसको क्या करते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये क्या हो गया? KB इंटू एम। तो डेल्टा टीवी बराबर क्या हो गया? KB इंटू एम, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ टर्म को मानने हैं, जैसे कि W1 को हम लोग मान लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, और W2 को हम लोग क्या मान लिए? वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। M जो हमारा मैंने आप लोग को बताया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये क्या हो गया? M का वैल्यू। और M2 को मानना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो M बराबर क्या हो जाएगा? M बराबर हो जाएगा W2 बाय M2 इंटू 1000 बाय W1, ठीक है। M बराबर क्या हो जाएगा? W1 बाय M2 इंटू 1000 बाय W1। तो अब देखिए M का जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर जो इक्वेशन आया था ये वाला, इसमें पुट करते हैं, ठीक है। डेल्टा टीवी बराबर KB इंटू एम, इसमें हम लोग पुट करते हैं M का वैल्यू इस इक्वेशन में। तो इसमें जब हम लोग पुट करेंगे तो ये डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा? KB इंटू
W2/m2 इंटू 1000/W1। ये पूरा वैल्यू किसका है? ये पूरा वैल्यू है बराबर m के, ठीक है, m के बराबर है ये पूरा वैल्यू। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, m2 को उस साइड ले जाते हैं और सबको इधर कर दीजिए राइट साइड। m2 को ले जाइए लेफ्ट साइड, तो इधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद डेल्टा TB जो है इधर आके डिवाइड में हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, KB इंटू W2 इंटू 1000/डेल्टा TB इंटू W1, ठीक है। डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम लोग को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में ही हम लोग को क्या था, रिलेशन लिखना था। तो यही हो गया उसका रिलेशन, ये फॉर्मूला। M2 बराबर KB इंटू W2 इंटू 1000/डेल्टा TB इंटू W1, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हमारा केमिस्ट्री का लॉन्ग आंसर भी कंप्लीट होता है।